नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल के परिणाम आ गए और सबको लगा बीजेपी तो 200 से पार चली गई है। अब क्लियर कहानी पिक्चर है और कोई लड़ाई नहीं है। अब सीधे तौर पर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन इसमें आप सभी शायद गलतफहमी में थे, जो कि ममता बनर्जी हैं जिनको एक कुर्सी छोड़नी है मुख्यमंत्री की, और ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इस्तीफा ना देने का कारण बताया कि 100 से ज्यादा सीटें जो हैं वो गोलमाल करके जिताई गई। लेकिन इन सबके बीच में अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, नीतिकार हैं, आखिरकार अमित शाह इस पूरे मामले की संजीदा कितना, इसकी संजीदगी इसी बात से लगाई जा सकती है कि अमित शाह हर राज्य में जब चुनाव को जीतता है तो एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है अमूमन, लेकिन राजनाथ सिंह कभी होते हैं, कभी कोई होता है, ऐसे नाम होते हैं। लेकिन अब की बार अमित शाह को खुद पर्यवेक्षक बनकर के पश्चिम बंगाल आना पड़ा है। पर्यवेक्षक का काम क्या होता है? वहां जा करके वहां घटनाक्रमों को समझ करके कौन मुख्यमंत्री होगा उस नाम को देना और अपने मुख्यमंत्री की तरह से मोहर लगाना और केंद्र को इसकी रिपोर्ट सौंपना, केंद्रीय नेतृत्व को। अब अमित शाह खुद केंद्रीय नेतृत्व हैं और वो खुद अगर पहुंचे हैं तो आप समझ सकते हैं मामले की संजीदगी कितनी है। दिखा रहे हैं आपको पूरी खबर, जहां ममता बनर्जी ने तो कह दिया भैया मैं तो अब इस्तीफा नहीं दे रही। ममता बनर्जी ने वो आरोप लगाए हैं जिसको आप एक एक चीजों को मैं यहां दिखाऊंगा, और आखिरकार अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं होंगी तो उसके आगे क्या ऑप्शन है और क्या वाकई में ये जो 100 सीटों का दावा खेल रही ममता बनर्जी, क्या उसको रिस्टोर किया जा सकता है क्या, या रिकाउंटिंग या कहें उसे दोबारा चुनाव कराए जाएंगे क्या? ये सभी सवाल आपको आगे दिखेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि अमित शाह पर्यवेक्षक बन के आए हैं तो आप समझते होंगे कि अमित शाह जब 15 दिन खुद रहकर गए हैं उसके बावजूद भी पर्यवेक्षक बनना पड़ा है, यानी कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी ने तो सीआरपीएफ, भारतीय सेना को गुंडे तक कह दिया है, एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुंडा तक कह दिया है, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर दिया है। चलिए ले चलते हैं पूरी खबर की तरह। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी का यह कृत्य, यह कारनामा फिर से वही कांड शुरू कर दिया जहां वो ईडी को गिरफ्तार कभी करा लें, कभी सीबीआई को गिरफ्तार करा लें, कभी ईडी के हाथ से फाइल छीन लें, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी चुनाव आयोग पे टिप्पणियां, और अब ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में आप राय प्रतिक्रिया दीजिए कि ममता बनर्जी को क्या सर्वोच्च संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, या अमित शाह, अगर अमित शाह का पर्यवेक्षक बनकर वहां आना, आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी इसे हल्के में नहीं ले रही है? और पर्यवेक्षक बनकर यहां आना, उसका एक और राज खेलेंगे वीडियो में, क्योंकि अमित शाह ने बड़ा गेम खेला है। क्योंकि एक लेटर पहले ही जारी करा दिया गया है कि कोई फाइलें कहीं से गायब नहीं होनी चाहिए। तो पर्यवेक्षक बनने का दूसरा बी साइड आपको आगे पता चलेगा। पहले आपको लिए चलते हैं इस पूरे खबर की टाइमलाइन पे क्या आरोप लगे हैं, और उसके बाद आप अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। शुरुआत करते हैं पहले आप देखिए, ममता बनर्जी ने काउंटिंग से पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही आरोप लगाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी या टेम्परिंग का आरोप लगाया था। कहा था कि मैनिपुलेशन हो सकता है और यह जीवन मरण की लड़ाई है। मतलब उन्होंने पहले ही चुनाव प्रक्रिया पर शक करना शुरू कर दिया था। फिर ममता बनर्जी ने आरोप की अगर पूरी टाइमलाइन बताएं तो चुनाव के दौरान मतदान फेज में ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया कि सीआरपीएफ निष्पक्ष नहीं है और एक पार्टी का साथ दे रही है, लोगों को डराया और परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कई कड़े शब्दों का सीआरपीएफ पर हमला करते हुए और उन्हें गुंडा जिसे व्यवहार करने वाला भी बताया। यह बयान बाद में अब विवाद का कारण बना है। अब चुनाव के बाद की कहानी समझिए। काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी उन्होंने ईवीएम को स्ट्रांग रूम पर शक जताया था। आरोप लगाया कि मशीनों से छेड़छाड़ हो सकती है।
पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है, इसको लेकर उन्होंने खुद इसको लेकर के विरोध जताया था और निगरानी बढ़ाने की यहां पर मांग की थी। उसके बाद काउंटिंग के दिन सबसे बड़ा आरोप उनका जो था वो ममता बनर्जी ने कहा कि काउंटर सेंटर हाईजैक कर लिए गए हैं, विपक्षी एजेंट को सही से काम करने नहीं दिया गया है, जो प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने सीधे तौर तरीके और लोकतंत्र पर इसको हमला बताया। उसके अलावा जैसे परिणाम आते हैं, यानी कि परिणाम आते हैं, उन्होंने हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चुनाव नहीं हारे हैं, 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं, चुनाव को बताया गैर कानूनी, इलीगल और अनैतिक, इमोरल बताया। इस लाइन पर इस जो ममता बनर्जी ने कहा है, आप अगर पश्चिम बंगाल से हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या ममता बनर्जी का ये जो आरोप है आपको तनिक भी सच्चाई लगती है क्या? कि जो ये आरोप है कि 100 से ज्यादा सीटें लूटी गई हैं, क्या आप अगर चुनाव वोट देकर आए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजों। इसके बाद चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला किया ममता बनर्जी ने। चुनाव आरोप लगाया कि चुनाव आयोग प्लस बीजेपी दोनों की मिलीभगत है। चुनाव आयोग को विलन तक कहा है ममता बनर्जी ने और लोकतंत्र के खिलाफ साजिश हुई है, यह ममता बनर्जी ने दावा किया है। वोटर लिस्ट और धांधली का भी आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लाखों वोटरों के नाम हटाए गए, चुनाव प्रक्रिया को जानबूझ के प्रभावित किया गया। यह ममता बनर्जी का साफ तौर पर आरोप है। सीआरपीएफ और केंद्रीय एजेंसियों को दोबारा हमला किया उन्होंने आरोप लगाया, दोहराया कि केंद्रीय बलों को डराने और दबाने का काम किया। यह चुनाव जो है वह निष्पक्ष नहीं है, यह ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। इसके अलावा इंडिया अलायंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के कई नेताओं के फोन आए, सभी ने उनका समर्थन जताया और कहा हम लड़ाई जारी रखेंगे। ये ममता बनर्जी ने एक के बाद एक चीजों को यहां पर साफ तौर पर बताया है। और सबसे प्रमुख बात उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा यह जनता के जनादा इसके खिलाफ साजिश है, लड़ाई लड़ूंगी और राजनीतिक तरीके से इसके ये जारी रहेगा। इससे पहले हम आपको आगे ले चलें, ममता बनर्जी के आरोप पहले वो तो दिखाएंगे ही कि आखिरकार ममता बनर्जी जो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देंगे तो आखिरकार क्या ऑप्शन बनेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें मारा गया है, तो जरा देखिए ममता जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे मारा गया है। उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया और कहा उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया तथा पेट और पीठ पर मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला उम्मीदवार के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी उम्मीदवार के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की निर्मम हत्या बताते हुए कहा कि कल जो हुआ वह बंगाल के इतिहास का काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाते हुए टीएमसी भवन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और राज्य भर में अराजकता का माहौल बनाया गया। यह ममता बनर्जी ने आरोप लगाया काउंटिंग के दिन काउंटिंग सेंटर को लेकर के। लेकिन अब एक सबसे बड़ा, इससे पहले हम प्लान बी की तरफ चले अमित शाह के, अब आपको जरा बता देते हैं कि आखिरकार अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो संविधान क्या कहता है। अगर आप चुनाव हार चुके हो तो संविधान क्या कहता है, जरा आप उसको देख लीजिए। संविधान जो कहता है जब पूरे विधानसभा चुनाव में कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है, यानी कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं, तो पुरानी सरकार का कार्यकाल खत्म माना जाता है। जैसे ही नई विधानसभा का रिजल्ट आता है और स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, मौजूदा मुख्यमंत्री की सरकार को केयरटेकर यानी कार्यवाहक बन जाता है। अब राज्यपाल की भूमिका आती है। राज्यपाल यानी गवर्नर नई बहुमत पार्टी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं और अगर मौजूदा मुख्यमंत्री मान लीजिए ममता बनर्जी जैसा कोई सीएम इस्तीफा ना दे, तब भी राज्यपाल उनके पास उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अगर बहुमत नहीं है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। नई सरकार शपथ लेती यानी बहुमत वाली पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी या कोई और नेता मुख्यमंत्री बन जाता है। यानी ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इस्तीफा ना देने से वो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। उनका इस्तीफा ना देना सीधे तौर पर गवर्नर के हाथ में कि आज ही उनको बर्खास्त कर दे उनकी सरकार या बहुमत के लिए उनको फिर से एक बार फ्लोर पर बुलाएं। लेकिन मुझे लगता है ऐसे केसेस में तो सरकार बर्खास्त ही की जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं अमित शाह की तरफ। अमित शाह को पर्यवेक्षक बना करके भेजा गया है। अब कहें तो अमित शाह ने खुद ही अपने आप को पर्यवेक्षक बनाकर वहां भेजा है। अब पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। पर्यवेक्षक का मतलब समझते हैं कि वो जाकर के वहां की जो स्थिति है उसके अनुसार मुख्यमंत्री और चीजों को तय करेगा। अब जाहिर सी बात है 15 दिन अमित शाह अगर वहां रह कर आए हैं,
पर्यवेक्षक और मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम तो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अमित शाह असल में एक्शन में पहले ही आ गए थे, क्योंकि आपको याद है मैंने पहले भी खबर एक दिखाई है जहां पर मुख्य सचिव ने लेटर जारी किया और कहा कि भैया एक भी फाइल जो है वो गायब नहीं होनी चाहिए, कहीं से ना कहीं स्कैन कॉपी, ना इसकी कहीं किसी से कोई डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं गई तो जिस ऑफिसर जिस सचिव के अंडर में वो जिम्मेदार होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से कहें ना एक नोटिस, और जबरदस्त नोटिस जिसे कहते हैं डरावना वाला नोटिस, हर दफ्तर को भेज दिया गया। और ये डरावना वाला नोटिस अमित शाह इसलिए पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल, वो जानते हैं कि ये ममता दीदी है, ममता दीदी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, जो सीबीआई ईडी को भी चांद मतलब एक तरह कहने कि उनको धूल चटाने का प्रयास कर सकती हैं, उनको जेल में बंद करवा सकती हैं, तो ममता दीदी इतनी जल्दी सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए पहले लेटर जारी किया गया और सत्ता संभालने से पहले यानी मुख्यमंत्री बनने से पहले अमित शाह गृह मंत्री होते हुए वो सारे मुख्यमंत्री के काम यानी कि मामला पूरा रास्ता जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए मैदान साफ करके जाएंगे। यानी कि नो ट्रैफिक, सीधा ग्रीन सिग्नल, जो भी मुख्यमंत्री बने उससे पहले ममता बनर्जी का जितना भी ये नानूपुर है उस नानूपुर को सारा खत्म करके ही जाएंगे अमित शाह। इसीलिए वो आए हैं और इसीलिए मैं आपको बता दूं अभी तो फाइलें निकलेंगी ऑफिसों से, अभी जितने घोटाले हैं वो सब निकलेंगे और अमित शाह इसको डायरेक्टली खुद अपने अगर इस तरह से वो इसको देख रहे हैं तो आप इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। ममता बनर्जी वाकई में अगर चिल्ला रही हैं तो अब ममता बनर्जी के पास उतनी पावर नहीं रह गई है। अब वो एक तरह से बताएं तो इंडिया अलायंस की एक तरह से चेहरा भी ढंग से नहीं है, कई बार वो इंडिया अलायंस में भी इधर उधर बिखर चुकी है हर मामले में। तो इसलिए इंडिया अलायंस के लोग भले फोन कर दिए हैं, लेकिन जब बात आएगी एक साथ होने की तो शायद राहुल गांधी को लगेगा कि अगर ये आ जाएंगी ममता बनर्जी तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी तो फुल टाइम है। उन्होंने कह दिया भैया अब तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, अब तो फुल टाइम इंडिया अलायंस के लिए रहेंगे। और अगर ममता बनर्जी फुल टाइम इंडिया अलायंस के लिए आएंगी तो क्या होगा अखिलेश का, क्या होगा राहुल गांधी का, क्या होगा बड़े बड़े नामों का जो सपना सजोए वैसे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए यह भी आसान नहीं है कि इंडिया अलायंस में जाकर के अपना मतलब उनको प्रथम चेहरा बना दिया जाए, यह भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ममता बनर्जी की राह भी इतनी आसान नहीं है। फिलहाल अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर अगर लखनऊ पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं दिल्ली से, तो जाहिर सी बात है खेला तो बड़ा होगा और ममता बनर्जी भी कम नहीं है। आइए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल पिक्चर तो यही है कि ममता को अब अपना इस्तीफा दे या ना दे, उनको तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।